इंडियन डेमोक्रेसी सरप्राइजेज मैनी पीपल। एक तो साइज ऑफ इकोनॉमी, साइज ऑफ पॉपुलेशन, और फिर चैलेंजेस क्या है। डिलिमिटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको हिंदी में परिसीमन भी कहते हैं। कहा जा रहा था कि यह सरकार जल्दी डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगी। आपके मन में इससे जुड़े जो भी डाउट्स होंगे वो सारे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कवर हो जाएंगे। यूपीएससी के प्रेजेंट ट्रेंड के हिसाब से कंसेप्चुअल नॉलेज प्लस कुछ फैक्ट्स पर जैसे यूपीएससी खेलती है, दोनों ही चीजों को यहां पर कवर किया गया है। सबसे पहले तो डिलिमिटेशन होता क्या है, कुछ इस मैप के थ्रू देखते हैं। ये है आपकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इस समय आप इंडिया में किसी ना किसी एक जगह पर बैठे होंगे। जरा ये देखिए, ये जो आपको ब्रॉड दिख रहा है ना मैप, तो अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखें, अपने एरिया को देखें जहां पर आप वोट डालते हैं और लोकसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसको हिंदी में निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, और बराबर वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या उसका साइज सेम होता है? एरिया सेम नहीं होता। ये देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये देखिए जैसे कच्छ वाला एरिया आप देख रहे हैं, इधर राजस्थान के जैसलमेर वाला आप एरिया देख रहे हैं, ऊपर आप देख रहे हैं। तो ये देखिए कुछ एरियाज तो ऐसे हैं कि इतने बड़े एरिया से एक लोकसभा एमपी चुनकर आता है। जबकि अगर आप इस साइड जाएं, यूपी की साइड जाएं, बिहार की साइड जाएं, तो आप देख रहे होंगे बहुत ही छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। राइट, देखिए कितनी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस छोटी सी मतलब एरिया वाइज छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और यहां से एक लोकसभा एमपी आ रहा है। तो भाई इसका कुछ लॉजिक होता है क्या? इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है क्या? प्रेजेंट डिलिमिटेशन कमीशन की मांग क्यों थी? और ये डिलिमिटेशन कमीशन आने के बाद यूपी का जो अभी लेवल है इन नेशनल पॉलिटिक्स, क्या वो बढ़ जाएगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद सीट 143 के आसपास हो जाए। तो आप खुद सोचो, 143 सीट इन लोकसभा फ्रॉम यूपी। और अगर यूपी, बिहार और एमपी तीन स्टेट्स की बात करें और इनके टोटल जो लोकसभा एमपीज है, अगर उसमें 56% का इजाफा हो जाए इनके टोटल में, तो आपको नहीं लगता इट इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ नेशन? और अगर इतनी ज्यादा सीट इनकी लोकसभा में हो गई तो भाई पॉपुलेशन ज्यादा है, और इसी हिसाब से फिर अगर इनके आप स्टेट एमएलएस की भी बात करें, उनकी सीट बढ़ गई, तो फिर तो राज्यसभा में भी और ज्यादा वेटेज हो जाएगा। और राज्यसभा में और ज्यादा वेटेज हो जाएगा तो क्या वो अन्य राज्यों, अदर स्टेट्स के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? तो ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में होंगे। एक और शायद सवाल हो सकता है, ये 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भारत सरकार लाई थी, याद और आ रहा होगा आपको, 33% रिजर्वेशन फॉर वेमेन। तो वो कब आएगा, कैसे आना होगा? राइट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? चलिए सारी प्रोसेस को समझते हैं। पहले तो सीधी सी बात बता दूं कि ये जो एरिया में डिफरेंस है वो इस वजह से है क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना, कितने एरिया से एक लोकसभा एमपी चुनकर आएगा, वो एरिया पर नहीं पॉपुलेशन पर बेस्ड होता है। और पॉपुलेशन का फिगर आप कहां से लेते हैं? सेंसस से लेते हैं। राइट, अभी जो हमारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये कौन से सेंसस के डेटा के बेसिस पर हैं? जरा कमेंट में आंसर बताएंगे आप। और अभी तक कितनी डिलिमिटेशन कमीशन बन चुकी हैं? क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग की सलाह से ही यह डिसाइड होता है कि कितनी एरिया होगी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, कितनी पॉपुलेशन इस एरिया के अंदर होगी जिस पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी। तो भाई टोटल कितनी हो चुकी हैं? इससे तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था इसी साल। तो आंसर है 4 ऐसी डिलिमिटेशन कमीशन हुई हैं आज तक आजाद भारत में, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में। और कौन कौन सी हुई हैं? कोई याद करा सकता है? अरे याद करो, 52, 62, 72 और फिर 2002। और 2002 के बाद इसके बाद कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं आया है नेशनल लेवल पर, क्योंकि ये लोकसभा के इलेक्शंस के लिए, क्योंकि इसको फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक। अब 2026 के बाद पहला सेंसस कब आएगा? अरे भाई 10 साल की गैप पर आता है। राइट, तो कब आएगा? 31 में आएगा। तो कहा जा रहा था यार फिर तो 31 के बाद शायद नया, क्योंकि जब नया डेटा मिलेगा सेंसस का शायद उसके बाद ये डिलिमिटेशन आए। लेकिन क्या जरूरी है कि इंतजार उसके बाद वाली फिगर का करना पड़ेगा? तो चलिए ऐसे सभी सवालों को जानते हैं, इसके जवाबों को जानते हैं। एक बात आपको पता लग गया कि पॉपुलेशन इज द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग कि आपकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी होंगी। अभी टोटल 4 डिलिमिटेशन कमीशन आए हैं। ठीक, अब ये बनता कैसे है डिलिमिटेशन कमीशन? सीधी सी बात ध्यान रखिएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 ये पावर ये देता है आपके पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट इज गिवन दिस पावर, ठीक है। और पार्लियामेंट डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट लाता है। इस एक्ट के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट फिर बनाती है डिलिमिटेशन कमीशन। इस बारीकी में भी यूपीएससी आपको घेर सकती है।
आर्टिकल 82 के हिसाब से पार्लियामेंट एक्ट लाता है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, जिसमें क्राइटेरिया बताया था कि ठीक है भाई, इस सेंसस के बेसिस पर ये डिलिमिटेशन कमीशन काम करेगा, ये काम करेगा, जो भी काम करने की बात करे, चाहे वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के आपके जो डिलिमिटेशन हो वो करना हो या फिर स्टेट के लिए भी करना हो। क्या स्टेट के लिए भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन है उसकी पावर पार्लियामेंट के पास होती है? जी हाँ, पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकती है। अभी मैं यहाँ से कुछ ट्रैप क्वेश्चन भी बनाकर लाया हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार आपने समझ लिया उसके बाद आप कभी किसी भी एग्जाम में गलती नहीं करोगे। जो ट्रैप बन सकते हैं मैं यही पूछ लूँगा आपसे। तो चलिए पहले कहानी को शुरू करते हैं। सीधी सी बात, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि भाई रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, है ना। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बात कही कि वन मैन शुड हैव वन वोट एंड वन वोट शुड हैव वन वैल्यू, है ना। लेकिन यहाँ पर एक थिंकर हैं जे.एस. मिल, इन्होंने कहा कि नहीं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य विधानसभा आपका एमएलए, वो डिसाइड करता है भाई, लॉ मेकिंग प्रोसेस में वही कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इन्होंने कहा, जे.एस. मिल ने, दे शुड बी वेटेड वोटिंग, दे शुड बी प्लूरल वोटिंग। आपको भी मतलब क्या है? वेटेड वोटिंग एंड प्लूरल वोटिंग। प्लूरल का मतलब मल्टीपल, ऐसे याद कर सकते हो। प्लूरल वोटिंग का मतलब है कि भाई किसी इंसान की जिस जिस स्टेट में या जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रॉपर्टी होगी, दैट पर्सन शुड बी अलाउड टू वोट फ्रॉम ऑल दोज एरियाज। तो सोचो भाई, सब जगह जगह प्रॉपर्टी जिसकी है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो वहां से भी जाके वोट डाल दे, वो यहां से भी जाकर वोट डाल दे। ये कह रहे थे जे.एस. मिल साहब। लेकिन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ऐसी किसी मैकेनिज्म को एक्सेप्ट किया? नहीं ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वन मैन वन वोट वन वैल्यू। आप एक ही जगह से वोटर आईडी कार्ड रख सकते हैं। वो अलग बात है, मुझे पता है आप में से कई लोगों ने फर्जी तरीके से दो जगह से आपका वोटर आईडी कार्ड होगा, जहां से आपका पहला बना था फिर कहीं आप शिफ्ट हुए, वहां से बनवा लिया, वहां से कैंसिल नहीं किया आपने, ऐसा हो सकता है। लेकिन दैट इज इलीगल, मतलब दैट इज नॉट अलाउड, राइट। वो तो लूपहोल वाली बात हो गई। अब वेटेड वोटिंग क्या है? इन्होंने कहा कि देखो, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, मतलब दे आर, यू कैन से इंटेलेक्चुअल हैं, वो टैक्स ज़्यादा देते हैं, तो ऐसे लोगों का कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा हो सकता है। दे में एक्चुअली अराइव एट बेटर डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू अ डेमोक्रेसी। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की जो वोट वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए और कुछ की कम होनी चाहिए। मतलब देख रहे हो क्या कह रहे हैं? वोट वैल्यू कुछ की ज़्यादा हो सकती है, कुछ की कम हो सकती है। यानी कि मैं वोट वैल्यू, मैं मतलब एक तरीके से वोट वैल्यू के अगर डिफरेंस होता तो ऐसा होता है कि एक ईवीएम मशीन पर मैं गया, मैंने प्रेस किया तो एक बार बीप होगी, ठीक है, तो पता लग गया भाई मेरे वोट की वैल्यू 1 है। लेकिन अगर मान लीजिए वोटेड वैल्यू के हिसाब से मुकेश अंबानी जी गए या आनंद अंबानी गए, उन्होंने प्रेस कर दिया ईवीएम बटन, और वेटेड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जिसका ज्यादा वेटेज, मतलब if someone is more educated, paying more taxes, so on this basis that person can be given more vote value, तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। तो मान लो अगर उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो भाई साहब उन्होंने प्रेस किया, वो तो बजे ही जा रही है ईवीएम, फिर काउंट हो रहा है वोट वैल्यू। तो मतलब ये तो केवल एक रेफरेंशियल मैंने ऐसी एग्जांपल बना दिया जिससे आपके दिमाग में रहे कि वेटेड वोट और प्लूरल वोट, प्लूरल मतलब मल्टीपल जगह से वेटेड वोट की, किसी की वोट की वैल्यू ज़्यादा, किसी की वोट की वैल्यू कम। क्या हमने इनमें से किसी कॉन्सेप्ट को अपनाया? हमने इनमें से किसी कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया, ठीक है। हमने माना वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये डिलिमिटेशन का आधार है। तभी हम ये चेक करते हैं कि किस एरिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है, चलो भाई अब इस बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंसी को चेंज करना पड़ेगा, जिससे ऐसा ना हो कि एक जगह से मान लो 50 लाख लोगों पर एक एमपी और दूसरी जगह मान लो 50,000 लोगों पर एक एमपी। तो भाई साहब 50 लाख लोगों पर एक एमपी के साथ तो नाइंसाफी हो रही है ना 50 लाख लोगों के पास साथ। तो हाउ दे आर गोइंग टू रीच आउट, जबकि 50,000 वालों के पास फिर भी मान लीजिए कंपैरेटिवली इजी हो सकता है कि नहीं। तो ऐसा डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ना हो, इसकी वजह से डिलिमिटेशन की जरूरत पड़ती है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग आइडिया से शुरुआत करते हैं। यह आयरिस मैरियन यंग, ये फेमस फेमिनिस्ट हुई हैं। इनका कहना था कि देखो, अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो वेमेन को अगर इक्वालिटी देने की बात करें तो इससे इक्वालिटी नहीं आएगी कि ठीक है मेन की वोट भी 1 काउंट हो रही है और वेमेन की वोट भी 1 काउंट हो रही है। नहीं, शी टॉक्ड अबाउट डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप फॉर वेमेन। उनका मानना था कि यार यहाँ पर वेमेन की वोट वैल्यू शुड बी मोर
अगर विमेन की वोट वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो भी चुनाव लड़ेगा वो विमेन के पास आएगा कि नहीं आएगा कि भाई मतलब आपका खास ख्याल रखना पड़ेगा, आप प्लीज़ हमें सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि जो मेन है ये वोट देगा, चलो एक काउंट हो जाएगी, लेकिन आप देंगी तो शायद 3 से 4 वोट काउंट होगी। तो ऐसे में विमेन के जो मुद्दे हैं वो लेजिस्लेचर में आ पाएंगे, विमेन के लिए कानून बन पाएंगे। दैट वॉज हर लॉजिक। लेकिन क्या हमने यहां पर ऐसा एक्सेप्ट किया? हमने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे यहां मेन हो वेमेन हो सबकी वोट वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो लॉजिक क्या था? क्योंकि हम चाहते थे कि एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि मैं मैप से बता देता हूं कि बेसिकली यहां पर अगर ये बड़ा एरिया है और ये छोटा एरिया है, तो ये समझकर चलो कि इस छोटे से एरिया में जो पॉपुलेशन है वो लगभग इतने बड़े एरिया के बराबर है। यानी कि ये जो रीजन्स आप देख रहे हो ये स्पार्स पॉपुलेशन वाले रीजन है, मतलब यानी कि बहुत ही कम डेंसिटी, और यहां पर हाई डेंसिटी है। क्लियर है बात? तो मुझे लग रहा है कि एक आइडिया ये तो आपको क्लियर हो गया, राइट? तो क्या डिलिमिटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है? बिल्कुल है जी, मैंने अभी कोट किया था आर्टिकल 82, है ना। अब जरा मैं चाहूंगा कि अलग से हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ही देख लें, उससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा रिफाइन होगी। ये देखिए आर्टिकल 82 ऑफिशियल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज क्या कहती है। ठीक है, लैंग्वेज देखिएगा क्या कहती है, क्योंकि मैं यहां से ट्रैप बनाऊंगा। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट जस्ट एक्सप्लेनिंग, आई वांट यू पीपल टू रीड आउट। रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट, राइट। लेकिन बात बताओ 2002 के बाद से कहां रीएडजस्टमेंट हुआ? अब आप कहोगे ये तो फिर वायलेशन हो गया। वायलेशन नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए अलग से लॉ बना दिया था ना, एक्सेप्शन दे दिया था कि 2026 तक अभी फ्रीज रहेंगी, है ना। नहीं तो ये आर्टिकल एज इट इज यूज होना पड़ता। ये देखिए, अपॉन द कंप्लीशन, में थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, कुछ लोग आप में से मोबाइल में भी देख रहे होंगे शायद। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल to the states and the division of each state into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as parliament may by law determine। तो कौन सी अथॉरिटी ऐसा करेगी? वो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट, लॉ बनाकर। तो पार्लियामेंट क्या, इसी वजह से पार्लियामेंट कहलाती है डिलिमिटेशन एक्ट। तभी मैंने कहा डिलिमिटेशन कमीशन को बनाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन पार्लियामेंट को पहले एक्ट लाना होगा, उसमें वो आधार मेंशन होंगे जिस आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन कन्वीन होगी, है ना। जैसे इन जनरल हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से या तो सीईसी या फिर दोनों जो ईसी हैं उसमें से एक मेंबर होगा। तो ऐसे क्राइटेरिया कहां मेंशन होंगे? डिलिमिटेशन कमीशन की एक्ट में मेंशन होंगे जो पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सच रीएडजस्टमेंट शैल नॉट अफेक्ट। अब ये पॉइंट ये कह रहा है कि देखो, अगर मान लो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत डिलिमिटेशन कमीशन बनी, डिलिमिटेशन कमीशन ने डिसीजन भी दे दिया कि ठीक है भाई, हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज कर रहे हैं, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पॉपुलेशन बहुत थी तुम्हारी, ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ा दी हमने, मान लो यूपी में 143 कर दी। अगर ऐसा कर रहे हैं, अभी मैं एग्जैक्ट फिगर्स पे भी जाऊंगा, इंटरेस्टिंग है वो। तो ऐसे में जब तक कि वो हाउस जो अभी चल रहा है वो डिसॉल्व नहीं होता, तब तक आप उस हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते भाई, वो तो सीधी सी बात है। अभी जब तक वो चुनाव हुए, जैसे लोकसभा के चुनाव हो गए, ये अपना कार्यकाल पूरा कर ले, ये अपना टेनर पूरा कर ले, जब तक ये डिसॉल्व ना हो किसी भी कारणवश, भाई उससे भी डिसॉल्व हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। लेकिन जब तक ये डिसॉल्व नहीं हुआ तो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास हो गया, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन आ गई है, प्रेसिडेंट ने उसको नोटिफाई कर दिया, केवल इस आधार पर अब आप उस हाउस को डिसरप्ट मत करना। ये बात कह रहा है आर्टिकल 82। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये तो कॉमन बात है ना, ये लिखा क्यों? भाई सब लिखते ना तो गलत इस्तेमाल हो जाता, इस वजह से लिखना पड़ता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच रीएडजस्टमेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज प्रेसिडेंट में बता दिया मैंने आपको, अंटिल द रिलेवेंट फिगर, सेंसस की फिगर यूज करनी पड़ेगी, ये बात तो मैंने आपको बता दी कि 50 to 62। अब जरा एक और चीज देखिए, 82 बता दी, अब 327, 329 एक इंटरेस्टिंग ट्रैप क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिए मैं क्या बना रहा हूं। मैंने कहा कि अगर हम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें या नंबर ऑफ सीट्स फॉर पर्टिकुलर स्टेट इन राज्यसभा की बात करें, तो ऐसे में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाना पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, ये बता दिया। अगर मैं स्टेट लेजिस्लेचर की सीट्स की डिलिमिटेशन की बात करूं, यानी कि राज्य की विधानसभा, राज्य के लेवल का जो चुनाव होता है, तो उसका जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होता है, परिसीमन होता है, तो ऐसे में उसका लॉ बनाने की पावर
पार्लियामेंट के पास है कि नहीं? अरे यार अभी तो देखा आपने, ये देखिए ये देखिए, ये तो पार्लियामेंट का बता दिया। अब 327, 327, 327 ये अभी मुझे आपको दिखाना है, वहीं से मैं ट्रैप क्वेश्चन बना रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं सिंपली कि देखो, हाँ, पार्लियामेंट में बाय लॉ डिसाइड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज फॉर स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल। क्लियर बात? मैं इसको पढ़ा देता हूं आपको। ये देखिए, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। ये देखिए, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ मेक प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इन कनेक्शन विद इलेक्शंस टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू द हाउस ईदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। यानी कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के लिए भी पार्लियामेंट लॉ बना रही है। कौन कह रहा है? आर्टिकल 327 कह रहा है। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो बन रही है वो राज्य की विधानसभा की जो सीट है उसके लिए भी रिकमेंडेशन दे सकती है। और उसकी जो रिकमेंडेशन है कोई आम कमीशन मत मानना। सोचा होगा आपने कमीशन है इनका तो सलाह माने या ना माने, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन एक ऐसी कमीशन है कि इसने जो फाइनलाइज कर दिया अपनी रिपोर्ट में, तो वो कोर्ट भी चैलेंज नहीं करेगा। ये बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, राइट? सरकार भी इसको चेंज नहीं करेगी। आपको हो सकता है इस पर विश्वास ना हो, लेकिन यही डिलिमिटेशन कमीशन की हकीकत है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? मतलब देखिए, पॉलिटी में देयर इज ऑलवेज सम लॉजिक बिहाइंड इट। देखिए, हम चाहते थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स चाहते थे कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शुड एग्जिबिट रेशनैलिटी ओवर द प्रिंसिपल्स व्हिच वर डिसाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट शुड नॉट बी, you can say, influenced by the political atmosphere of the time. That is why such power was given to delimitation commission. अब ये तो आपको पता लग गया कि ठीक है सर, ये इनके पास पावर है। प्लस इसमें एक और, अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलेबरेट आगे पढ़ा दूं आपको, ये देखिए, legislature including preparation of electoral rolls, delimitation of constituencies, all other matters necessary for securing the due constitution of such houses. ठीक है, ये पता लग गया आपको, है ना? अब एक और क्वेश्चन बना रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर may by law also decide on delimitation of their own legislative constituencies. बताइए स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? मैंने क्या कहा? पहले मैंने आपको बता दिया भाई, देखो आर्टिकल 327 ये क्लियरली क्या कह रहा है। ये कह रहा है पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। वो लॉ बनाएगा, डिलिमिटेशन एक्ट बनेगा, उससे डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। डिलिमिटेशन कमीशन अपना रिसर्च करेगा, अपना समय लेगा, कई बार 2 साल 3 साल जो भी लेगा, वो 4 साल। उसके बाद वो जो रिकमेंडेशन दे, पहले फिर वो गैजेट नोटिफिकेशन में निकालता है। अब से आप मतलब जो भी जनता है, स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपनी फीडबैक दे सकते हैं। उसके बेस पे फाइनली वो अपना डिलिमिटेशन कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट देता है। फिर वो प्रेसिडेंट को नोटिफाई करनी होती है, फिर वो अप्लाई हो जाता है ना? मैंने कहा भाई वो स्टेट के लिए भी करता है, ठीक है, पार्लियामेंट वाला ही डिलिमिटेशन कमीशन। मैंने क्वेश्चन कहा कि स्टेट भी अपना अलग से बना सकता है अपने लेजिस्लेचर के लिए। तो स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट फास्ट, अपना बस मतलब तुक्का ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कुछ लोग कहेंगे ना, तो इसी वजह से मैं चाहता था कि आपको बेरेक्ट पढ़ाऊं। ये देखिए एग्जैक्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ये फायदा होता है एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज पढ़ने का। आर्टिकल 328 देखिए क्या कहता है। पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर subject to provisions of the constitution in so far provision that behalf not made by parliament, the legislature of a state may from time to time make law provisions with respect to all matters relating to connection with all matters hai elections to the house either house of the legislature state including preparation of electoral roll and all other matters necessary for securing the due constitution of such house and houses or houses. तो आप कहेंगे सर ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया दोनों? क्योंकि यहां पर ये पावर पार्लियामेंट के लेवल पर, यानी कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हों, राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हों, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज हों, सब पर पावर पार्लियामेंट के पास है। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया? कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, क्योंकि एक छोटी सी बारीकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने दी थी। ये देखिए क्या लिखा है, ये लिखिए, इन सो फॉर एज प्रोविजन इन दैट बिहाफ इज नॉट मेड बाय पार्लियामेंट। यानी कि 328 केवल तभी लागू होगा अगर 327 के बिहाफ पर पार्लियामेंट ने कोई लॉ ना बना रखा हो। एक तरीके से पार्लियामेंट के पास ही है। अगर पार्लियामेंट कह दे कि चलो स्टेट तुम कर लो, तो ऐसा हो सकता है। क्लियर है बात?
तो मुझे लग रहा है ये बात क्लियर हो गई। और फिर मैं 329 आपको लास्ट पढ़ा देता हूं। ये देखिए क्या कहता है भाई साहब, कमीशन की रिकमेंडेशन, बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशन में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। Validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies made or purporting to be made under Article 327, 328 shall not be called into question in any court. क्लियर है बात? तो चलिए भाई, ये थोड़ा सा हमने ऑपरेशन तो कर दिया इसका, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो नई हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है उसमें नंबर ऑफ सीट ज्यादा हैं। नंबर ऑफ सीट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। तो नई डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद एक्चुअल नंबर ऑफ एमपीज की जो सीट हैं वो भी बढ़ सकती हैं, बिल्कुल बढ़ सकती हैं। अभी सारे मुद्दों पर बात करेंगे। प्रोसेस मैंने आपको बता चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। पार्लियामेंट बनाएगी एक्ट, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी डिलिमिटेशन कमीशन। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से बनवा देगी, मतलब ऐसे लोगों को जैसा वो चाहती है रेशियो, जहां पर उस पर्टिकुलर पार्टी का प्रभुत्व है। लेकिन मतलब दिस इज सच अ केस कि इस पे ह्यूज मतलब डिबेट होती है पार्लियामेंट में एट दिस लेवल एज वेल कि कौन से प्रिंसिपल्स इस एक्ट में डाले जाएं जिस बेसिस पर अब डिलिमिटेशन कमीशन डिमार्केशन करेगी। तो प्रिंसिपल्स आर मेंशन इन द एक्ट एज वेल, फिर उसका एप्लीकेशन ये डिलिमिटेशन कमीशन करती है। फिर अपना इसके पास ड्यू ऑटोनॉमी होती है कि वो कितना सीट कहां एलोकेट करे बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स विच आर डिसाइडेड अर्लियर। फिर डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देने के पहले उसको गैजेट में अलाउ कर देती है, फीडबैक लेती है और फिर फाइनल रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट के सामने दे रही है। यही प्रोसेस यहां पर मेंशन है, राइट। ये बता चुका हूं आपको, लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, लीगली बाइंडिंग है। इवन पार्लियामेंट कैन नॉट सजेस्ट मॉडिफिकेशंस, राइट। जो भी ऑर्डर इन्होंने इशू कर दिए पार्लियामेंट भी मॉडिफिकेशन सजेस्ट नहीं करेगी। लेकिन ये टेम्पररी बॉडी है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन को रिकमेंडेशन देनी थी कि ठीक है भाई इस तरीके से एग्जीक्यूट कर दो, ये टोटल सीट्स होंगी, इस स्टेट को इतनी, इस स्टेट को इतनी, ये एरिया जो है ऐसे हम चेंज कर रहे हैं बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ पॉपुलेशन ऑब्वियसली। तो ऐसे में टेम्पररी बॉडी क्यों? क्योंकि आपने सलाह दे ली, बस आपका काम हो गया, अब आप खत्म, राइट। कोई परमानेंट बॉडी थोड़ी ना है ये, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर समय पर इलेक्शन प्रोसेस में रिप्रेजेंटेशन का जो प्रिंसिपल है वो मेंटेन रहे। मतलब ऐसा ना हो कि जगह बहुत ज़्यादा लोग, किस जगह बहुत कम लोग, उनके ऊपर एक एमपी, इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए केवल ये आती है, राइट। पॉपुलेशन का डेटा मस्ट है और एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज का डेटा, उसके वाइज पॉपुलेशन का डेटा वो ज़रूरी होता है और नंबर ऑफ सीट्स कहाँ कितनी है वो एनालाइज करना होता है। फीडबैक ये लेते हैं और फीडबैक के बेस पर इनके ऊपर बात होती है कि ये उसमें क्या चेंज करें। फाइनली प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं एंड फाइनली इट इज़ डन। देखिए लिखा हुआ नो मॉडिफिकेशन आर परमिसिबल बाय द लेजिस्लेचर, है ना। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है? यहां से प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता चुका हूं, 52, 62, 72 और फिर 2002, 4 ही डिलिमिटेशन कमीशन आज तक बनी है, राइट। अब ये इंटरेस्टिंग डेटा है, मान लो यहां से क्वेश्चन आ गया, अब यहां से आ जाए, जैसे कि अभी हमें पता है कि हमारी लोकसभा में 543 सीट है ना, इसके लिए चुनाव होता है। लेकिन जब ये डिसाइड हुई तो उस समय हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 54.8 करोड़। तो 54.8 करोड़ जनता के लिए 543 सीट थी। लेकिन भाई साहब अब तो पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, लगभग 140 करोड़। तो अगर तब ये रेशियो था तो आपको नहीं लगता अब ये रेशियो के हिसाब से भी बढ़ना चाहिए? लॉजिक पकड़ में आया आपको? तो इस वजह से बढ़ना चाहिए। अब देखिए एवरेज अगर हम बात करें, मतलब पॉपुलेशन पर एमपी, मतलब एक एमपी लगभग कितनी पॉपुलेशन को कैटर करता है? तो देखिए ये एवरेज पॉपुलेशन अभी 10.1 लाख पर, मतलब 10.1 लाख पॉपुलेशन पर सीट, ये एवरेज है, ठीक है। ये वेरी कर सकता है हल्का फुल्का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा इतने पॉपुलेशन काउंट होगी चलो लाइन खींच दें, ऐसा नहीं होता, लमसम लेकर चला जाता है। लेकिन 10.1 लाख पॉपुलेशन पर सीट फ्रोजन कर दी गई थी, बता चुका हूं ये तो आपको, है ना। अब अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ, अब हम कुछ इश्यूज की बात करते हैं। मैंने कहा कि ठीक है अब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो इस पॉपुलेशन के बेसिस पर हमें सीट्स बढ़ानी होंगी। सीट्स तो बढ़ा दोगे, लेकिन किस एरिया में ज्यादा सीट देनी पड़ेगी? जिस एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि क्राइटेरिया डिलिमिटेशन का क्या था? पॉपुलेशन। तो अब यहां पर देखिए बिहार, यूपी और ये वाला जो साइड है आपका वेस्ट बंगाल, तो यहां पर तो यार पॉपुलेशन देखिए, जैसे बिहार का
फर्टिलिटी रेट 3.41, लोवेस्ट लेकिन सिक्किम का देखिए 1.17। तो अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें तो यहां पर ग्रेटर इंक्रीज देखा गया है, जबकि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश यहां पर लो ग्रोथ देखी गई है। बल्कि अगर ये चेंज हुआ पॉपुलेशन के क्राइटेरिया पर तो नाउ यू आर गोइंग टू सी अ टेबल जहां पर तमिलनाडु को तो नुकसान हो सकता है। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम 543 सीट को 543 ही रखें, सीट को चेंज ना करें, केवल हम क्या कर लें, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके बॉर्डर्स को चेंज कर दें। आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए हमें पता है कि यार टोटल सीट अगर हमने चेंज करी तो जिन स्टेट के पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है तब से लेकर अभी तक उनका नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा बढ़ जाएगा। तो पार्टी जो है पूरा दमखम लगा देगी। जैसे अगर यूपी में 143 सीट हो गई तो यूपी को जीतने का मतलब है कि भाई नेशनल इलेक्शन में यू आर गोइंग टू हैव कंपैरेटिव एडवांटेज, राइट? तो ऐसा क्यों हो? तो ऐसा ना हो तो मतलब अदर स्टेट्स पीछे न रह जाएं इस मामले में, उनका भी नेशनल पॉलिटिक्स में जो रोल है वो मेंटेन रहे। तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई सीट तो नंबर वही रहेंगी, लेकिन मान लो ये एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ये छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, अब पता लगा कि पॉपुलेशन के वाइज यहां पर बड़ी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो आप ऐसा करो कि इनकी रीएडजस्टमेंट ऐसा कर दो कि नंबर दो ही रहा लेकिन आपने इनकी बाउंड्री को चेंज कर दिया। तो एक तो ये तरीका आपके पास, दो ही तरीके हैं, या तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है कि आप अब सीट बढ़ाओ। देखिए तो 848 करनी पड़ेगी फिर तो सीट उस प्रपोर्शन के हिसाब से। अगर 848 सीट करेंगे तो उत्तर प्रदेश के पास आएंगी 143 सीट। मैं एक टेबल आपको दिखा देता हूं, देखिए यहां पर देखिए नंबर ऑफ सीट्स एट प्रेजेंट 80 सीट हैं यूपी की अभी लोकसभा में, लेकिन बढ़कर कितनी हो जाएंगी 143। नेट गेन यूपी को कितना हो गया 63। बिहार की 40 सीट हैं, इसकी 79 हो जाएंगी इस हिसाब से, नेट गेन 39। यहां पर आप तमिलनाडु देखिए, ये देखिए तमिलनाडु नंबर ऑफ सीट एट प्रेजेंट 39, नंबर ऑफ सीट प्रोजेक्टेड 31, इसको तो 8 सीट का नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही देखिए आंध्रा, तेलंगाना, केरला माइनस माइनस माइनस, बल्कि पंजाब 13 की जगह 12 -1, हिमाचल -1, उत्तराखंड -1। जो ये मतलब अल्टीमेटली मेजर गेन तो आप किसको देख रहे हैं? यूपी को देख रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं। राजस्थान देखिए 25 से 50 25 सीट का गेन है यहाँ पर। एमपी को भी 29 से 52 23 सीट का गेन है। तो ये गेन यहाँ पर होगा। तो इसका रीजन क्या है? पॉपुलेशन गैप, राइट? ये पॉपुलेशन गैप का डेटा देखिए, यूपी एंड बिहार हैज गॉन अप 23% टू 26% अगर हम नेशनल पॉपुलेशन में परसेंटेज देखें, राइट? तो पहले ये 24.8 19.9 था, लेकिन अब इतना बढ़ गया है। नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये एक मेजर इशू आ गया इसमें, क्योंकि सदर्न स्टेट्स आर गोइंग टू से कि व्हाई वी हैव टू सफर। जब फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन की बात थी, 15 फाइनेंस कमीशन की, तब भी सेम इशू था। उनका ये कहना था कि 1971 का जो सेंसस है उस पॉपुलेशन के बेसिस पर ही आप रिकमेंडेशन दीजिए कि जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पर होगा। फाइनेंस कमीशन अलग है ना, हम डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखो ऐसा इशू सदर्न स्टेट्स को वहां पर भी आया था। सो सदर्न स्टेट्स ने क्या कहा था कि आप चेंज मत करिए क्राइटेरिया, लेकिन फिर चेंज किया गया। हालांकि 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि देखो ऐसा है, पॉपुलेशन अगर बढ़ी है तो उसके उसी क्राइटेरिया से हम पैसा नहीं रिकमेंड करेंगे, हम अदर क्राइटेरिया से भी करेंगे। मैं उस टेबल को भी आपको दिखाया था, ये देखिए। तो वहां पर भी एक इशू था। ये हम फाइनेंस कमीशन की बात करें, डिलिमिटेशन कमीशन की नहीं, बट इशू आपको समझ में आ जाए। देखिए इनकम डिस्टेंस का मतलब होता है इनइक्वालिटी। 14 फाइनेंस कमीशन जो पहले थी उसका 50% उसने वेटेज इसको दिया था, यहां पर 45% है। यानी कि जहां पर इनइक्वालिटी ज्यादा है तो वहां पर इस क्राइटेरिया के हिसाब से 45% वेट दिया जाएगा कि हाँ भाई आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। देखिए पॉपुलेशन 1971 के सेंसस पे था पहले, अब लेकिन जो 15th फाइनेंस कमीशन है जिसकी रिकमेंडेशन अभी इंप्लीमेंटेड है, जिसके चेयरपर्सन मिस्टर एनके सिंह थे, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, तो यहां पर 15% इसको वेटेज दिया पॉपुलेशन 2011 को। अब इसी पर उनकी शिकायत थी। तो हालांकि 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि देखो आपकी जो पुराने वाली कमीशन होती थी वो इनमें से कोई क्राइटेरिया नहीं देती थी, लेकिन मैंने ये 3 नए क्राइटेरिया यहां पर दे दिए। तो देखो फॉरेस्ट इकोलॉजी, अगर सदर्न स्टेट्स ने अच्छा काम किया फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पर तो भाई उसके भी नंबर ज्यादा मिलेंगे, उसी बेस पर पैसा भी मिलेगा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, अगर आपने अपना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मेंटेन किया है, बेटर फैमिली प्लानिंग करी है, तो देखो 12.5% उसका वेटेज भी आपको मिलेगा, उस हिसाब से भी पैसा ज्यादा मिलेगा। टैक्स एफर्ट, टैक्स कंट्रीब्यूशन की बात करें, अगर आपने वो अच्छा किया तो उसके बेसिस पर भी आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये 3 नए क्राइटेरिया ऐड किए हैं जिससे कि सदर्न स्टेट्स का गुस्सा शांत हो, है ना। लेकिन सदर्न स्टेट्स का कहना था कि जनाब ये तो बताइए आप कि आपने पॉपुलेशन 2011 की 15% रेशियो इसको दे दिया, इनकम डिस्टेंस को 45% दे दिया,
इनकम इनइक्वालिटी भी जो नदर्न स्टेट्स हैं वहां पर ज्यादा है। तो अगर 15 मतलब 45 और 15 को आप जोड़ो तो 60% तो वेटेज इसी का हो गया। तो ये उनकी शिकायत थी। अब ये इनकम के केस में, और जो सेंटर से जो टोटल फंड होता है उसका जो डिवोल्यूशन होता है उसके केस में थी। अब ऐसे इनका मानना है या डिलिमिटेशन में भी ऐसा ही हो जाएगा फिर तो, यानी कि ये जो कुछ स्टेट्स हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये मिलकर नेशनल पॉलिटिक्स को ड्राइव करेंगे, क्योंकि 79% इनकी जो सीट्स हैं वो बढ़ने की पूरी उम्मीद हो जाएगी इस हिसाब से। जबकि देखिए केरला का रिप्रेजेंटेशन उतने का उतना ही रहेगा, तमिलनाडु इसको तो डिक्रीज हो जाएगी सीट, इस फॉर्मूला के हिसाब से बात करें, राइट। तो अब हमें स्टेटस को बनाकर रखना है, मतलब दैट कैन बी अ वे कि भाई स्टेटस को बना रहे, ये चेंज ना हो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपको नहीं लगता कि सब रीजनलिज्म बढ़ सकता है। वो स्टेट्स जहां पर ऐसा हुआ, जैसे तमिलनाडु फॉर एग्जाम्पल या केरला फॉर एग्जाम्पल, तो इन स्टेट्स में जहां पर उतनी ही सीट रही या डिक्रीज हुई सीट, वहां पर वो स्टेट्स कहेंगे कि नेशनल पॉलिटिक्स में हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। क्यों? याद करिए, राज्यसभा, भाई राज्यसभा में भी मतलब क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा, बिहार की ज़्यादा पॉपुलेशन, तो वहाँ पर एमएलए की सीट भी बढ़ेंगी, है कि नहीं। और अल्टीमेटली जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो राज्यसभा में भी इनको ज़्यादा वेट मिलेगा। तो राज्यसभा ही राज्यसभा मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब वो तो फेडरल हाउस कहा जाता है, वो तो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर। तो अगर वहाँ पर भी यही कुछ स्टेट्स यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनका वेटेज वहाँ पर ज़्यादा रहेगा, तो जो पूरे देश की स्टेट्स का मुद्दे होंगे सेंटर के लेवल पर, उसमें भी ये 4 स्टेट्स सबसे ऊपर रहेंगी। तो इस बेसिस पे ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टेट्स के अंदर कुछ जो अलगाववादी हैं वो इस मुद्दे पर अपने फ्रंट बना लें, राइट। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी कुछ रीसेंट इशू बताते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन तो अलग से करना पड़ा, ये एक अपडेट है क्योंकि हम डिलिमिटेशन का बड़ा लेक्चर ले रहे हैं, तो भाई ये पता होना चाहिए। याद है आपको 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन करा गया था, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन। अब जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट होती थी उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, लद्दाख एक यूटी हो गई एंड जेएंडके एक यूटी हो गई। अब लद्दाख तो ऐसी यूटी है जहां पर अपना लेजिस्लेचर नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी यूटी बनाई गई जिसमें अपना लेजिस्लेचर रहेगा, यानी कि अपनी विधानसभा रहेगी, विधायक भी होंगे, आगे चुनाव भी होने वाला है ना। तो ऐसे में जो नंबर ऑफ सीट्स थी जम्मू एंड कश्मीर में उसको चेंज करना था। आप कहेंगे चेंज क्यों करना था? अरे भाई जब अलग से लद्दाख को अलग कर दिया, लद्दाख की जो सीट्स हैं वो तो गई ना, कि भाई 4 एमएलए होते थे, वो अब एमएलए की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां तो डायरेक्ट यूटी बना दी विदाउट लेजिस्लेचर। अब जम्मू एंड कश्मीर में भी इशू था। जम्मू का कहना था कि भाई लेजिस्लेचर में हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है, कश्मीर वैली का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। तो ऐसे में डिलिमिटेशन कमीशन बनी, 3 मेंबर डिलिमिटेशन कमीशन थी। और चेयरपर्सन कौन थे बताएगा कोई? याद है आपको? जस्टिस रंजना देसाई, यहाँ पर फोटो भी है उनकी, खैर आगे आएगा आगे। खैर तो इसी वजह से यहाँ पर ये चेंज किया गया। देखिए अब बढ़ाकर 114 मतलब 1 इस यूटी की 114 कर दी गई, पहले तो 107 ही होती थी मिलाकर, तो अब यहाँ पर ये चेंज कर दिया गया। देखिए अब जो कश्मीर है, कश्मीर की बढ़ाई 42 से 46, मतलब टोटल एमएलएज, कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं बना दी कुछ। यहाँ पर 32 से 37, तो इस पर भी इनकी बात थी कि भाई जम्मू वाला रीजन है उसको आपने 32 + 5 यानी कि 37 हो गई, और यहाँ पर आपने कम। आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है? इसमें उनका ये कहना है कि जम्मू की जो पॉपुलेशन है वो कश्मीर के मुकाबले कम है, तो उस प्रपोर्शन में इनके पास ज़्यादा वेटेज आ गया। तो 44% पॉपुलेशन जम्मू विल वोट टू 48% ऑफ द सीट्स, जबकि 56% लिविंग इन कश्मीर विल वोट टू 52% ऑफ द सीट, ये इन्होंने कहा। तो कहा कि इसमें कुछ हिंदू मुस्लिम का भी एंगल है क्या, कि भाई कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी है और जम्मू में हिंदूज की संख्या ज़्यादा है, ऐसे कुछ डिबेट चलने लग गई। खैर फिर आसाम में उठा था मुद्दा कि भाई आसाम में अलग से डिलिमिटेशन करो, लेकिन सिक्योरिटी, मतलब मैं आसाम के अपने लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क की वजह से किया नहीं गया। और उसमें एक और मुद्दा था कि एनआरसी कराओ पहले, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो नई आप अगर आप नया सेंसस करा रहे हो, नई जनगणना करा रहे हो, उसके बेस पे करा रहे हो, तो कहीं जो इसको एक वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर डेमोग्राफिक इन्वेजन, यानी कि जो बंगाल से लोग आए हैं, मतलब बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, तो उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर डेमोग्राफी में चेंज आ जाएगा, तो इस वजह से वहाँ पर नहीं हो पा रहा था। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का ये सेक्शन 8A है, यही 8 है जो कहता है कि भाई ऐसा करो, सीट सेम रहेंगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी को चेंज कर लो ना, कम से कम ये ना हो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर आपके मान लीजिए 10 लाख लोग हैं, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर मान लो 5 ही लाख लोग हैं, वहाँ पर कम लोग हैं, तो इसको कम से कम चेंज कर लो। तो ऐसा कहा गया था, लेकिन फाइनली यहाँ पर इशू थे, अपोजिंग इशूज़, ये जो आपको बताया, बंगाली स्पीकिंग,
अब विमेन का रिजर्वेशन का मुद्दा, 106 रिजर्व जो आपका अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू 1/3 सीट्स रिजर्व मानी गई हैं, आएंगी आगे जाके लोकसभा में, आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, है ना। लेकिन वो तो तभी होगा जब आप डिलिमिटेशन कराएंगे। तो डिलिमिटेशन का इंतजार इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी है। अब नीड है क्या? नीड तो है, देखिए क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि देखो 543 सीट कब थी, जब 54.8 CR आपका पॉपुलेशन होता था। पॉपुलेशन बड़ी है, प्लस पॉपुलेशन का जो कंसेंट्रेशन है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज उसमें बड़ा चेंज आया है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है कि हाँ मतलब रिप्रेजेंटेशन लगभग इक्वल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से भाई चेंज तो आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएगा नहीं, वही वाला पॉइंट हो गया। इनेबिलिटी ऑफ एमपीज, वही वाली बात है कि अगर आपने ज़्यादा पॉपुलेशन पर एमपी रखा हुआ है तो अल्टीमेटली पीपल आर नॉट गोइंग टू रीच आउट टू देयर एमपीज, एनफ टाइम नहीं होगा। तो अब इस चैलेंज को भी एड्रेस करना पड़ेगा कि भाई देखो इतना बड़ा बूस्ट मिल जाएगा तो कैसे करेंगे। तो एक तो तरीका ये बताया, बड़ा रेडिकल सा तरीका है, ऐसा करो कि 1956 में जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, अब नया रीऑर्गेनाइजेशन करो। जो स्टेट ऐसी हैं जहां पर ज़्यादा बूस्ट मिल जाएगा नंबर ऑफ सीट्स को, जैसे कि उत्तर प्रदेश, तो सजेशंस ऐसे दिए जा रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का डिवीजन कर दिया जाए, जिससे किसी एक स्टेट का इतना बड़ा से ना रहे नेशनल पॉलिटिक्स में। कहते हैं ना कि भाई दिल्ली का रास्ता, दिल्ली की गद्दी का रास्ता तो यूपी से होकर जाता है, तो एक ये सजेशन दिया जाता है कि भाई नए स्टेट्स क्रिएट कर दो। दूसरा कहा जाता है ऐसा करो कि राज्यसभा में जो प्रॉब्लम है कि भाई राज्यसभा में यूपी की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, बिहार की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, सदर्न स्टेट्स की कम हो जाती है, तो ऐसा करो ना कि यूएसए वाला मॉडल ले आओ। जैसे कि यूएसए के अपर हाउस में, मतलब उनकी जो लेजिस्लेचर है फेडरल लेवल का, उसके अपर हाउस में हर एक स्टेट की 2 सीट होती हैं, तो 2 ही सीट फिक्स कर दो, कुछ ऐसा कर दो, सीट फिक्स कर दो। मतलब ये कि कम से कम राज्यसभा के लेवल पे ऐसा नहीं होगा। प्लस कहा कि राज्यसभा का से बढ़ा दो, राज्यसभा में कुछ सीट्स आप ऐसा करो डायरेक्ट इलेक्शन से ला दो। ऐसे ऐसे सजेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें पता है कि यहाँ पर हमें फेडरल अरेंजमेंट, क्योंकि ये एक मेजर इशू यहाँ पर निकल कर आ रहा है, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, बीच का रास्ता तभी निकलेगा। पॉपुलेशन कंट्रोल भी करना पड़ेगा, राइट। ये इतना बड़ा गैप इसी वजह से तो आ रहा है। इसके लिए सदर्न स्टेट्स की जो केस स्टडीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो उन्होंने किया है। तो करंट वे फॉरवर्ड यही है, जब भी आपको आंसर में लिखना होगा यू हैव टू ब्रिंग बैलेंस। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाता हूँ, जरा जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा ऑफ अ पर्टिकुलर यूटी कैन नॉट बी मोर देन अ पर्टिकुलर स्टेट। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? किसी यूनियन टेरिटरी की जो नंबर ऑफ सीट लोकसभा में होती हैं वो स्टेट से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये बात सही है कि गलत है? बताइएगा, क्योंकि आंसर जो है वो है गलत, मीन्स दैट इज फॉल्स। कारण, अरे आप दिल्ली को देखिए ना, दिल्ली की लोकसभा में 7 सीट और सिक्किम मिजोरम 1 सीट। तो सिक्किम इज अ स्टेट, मिजोरम इज अ स्टेट, जबकि एक ही सीट है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन बनाए यूपीएससी और पूछ ले आपसे तो ध्यान रखना, ठीक है। ये ट्रैप बनाने की कोशिश होती है। वर्क कंपैरिजन कहने का मतलब है कि जैसे पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट को प्राइमरीली यूनियन लिस्ट, क्योंकि हमारा 7th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट यानी कि किन मुद्दों पर कानून बनने हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला यूनियन लिस्ट कि भाई पार्लियामेंट तुम इस पर कानून बना लेना। दूसरा स्टेट लिस्ट, ठीक है भाई स्टेट लेजिस्लेचर तुम इस पर कानून बना लेना। कॉन्करेंट का मतलब दोनों बना लेना। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर हम लिस्ट की बात करें, ठीक है भाई यूनियन के पास ज़्यादा पावर है, यूनियन लिस्ट पे भी कानून बना सकता है, स्टेट पे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में बना सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट पे तो बना ही सकता है। लेकिन अगर जिम्मेदारियों की बात करें, एग्जीक्यूशन की बात करें, तो स्टेट पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टेट का जो मतलब स्टेट ग्राउंड पर तो स्टेट के डिपार्टमेंट्स ही है ना, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी सारी स्कीम्स को इंप्लीमेंट कराते हैं। तो ऐसे में स्टेट्स का जो कंसर्न है वो हमें टेक इनटू अकाउंट करना पड़ेगा। हाइब्रिड डिलिमिटेशन कर सकते हैं, जब पता है कि इतना ज़्यादा बूस्ट कुछ स्टेट्स को मिल रहा है तो बीच का कुछ रास्ता निकाल सकते हैं, जैसे कि 543 सीट को फिक्स करके और उसको चेंज ना किया जाए, बस उनका केवल इंटरनल बाउंड्री चेंज कर दी जाए। जबकि जो स्टेट्स है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे उसमें नंबर ऑफ सीट बढ़ा दी जाए। ऐसा एक बीच का रास्ता, समझ रहे बात। ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि भाई हम इसी वजह से तो ऐसा कर रहे हैं जिससे कि पर एमपी या एमएलए
आपका जो रिप्रेजेंटेशन है उसका रेशियो मेंटेन रहे। भाई इसी वजह से सारी जद्दोजहद है। तो ऐसा करें ना कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें। जो आपका अर्बन सेटअप है या आपकी पंचायती राज है, वहां पर अगर रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रांग हो गए, वहां पर वो काम ऐसे कराने लग गए। काम कौन कब कराएंगे? वो ऐसा जब स्टेट लेजिस्लेचर लॉ के थ्रू उनको ऐसी पावर देगा, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है एज पर 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कि वो अपनी पंचायती राज, अपनी म्यूनिसिपैलिटीज को एम्पावर कर सकता है फॉर अदर फंक्शंस एज वेल, विच आर मेंशन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई बताना चाहेगा? कमेंट में बताइएगा।